एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ये मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन है। कोरोना काल में मोदी सरकार के इस पहले बजट से देश को तमाम उम्मीदें थी, खासकर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इस बजट से लोगों की उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं हुई? क्या देश की जनता इस बजट से संतुष्ट है कि नहीं है? क्या इस बजट से देश के आम आदमी की जेब भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी? खर्च बढ़ेगा या घटेगा? महंगाई से निपटने में यह बजट कितना कारगर साबित होगा? आने वाले साल में इस बजट का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों को लेकर हमने देश की आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। सी वोटर ने इसे लेकर एक स्नैप पोल जो है वो किया है। स्नैप पोल ये बात लोगों तक पूछने के लिए स्नैप पोल जो है वो किया गया है। स्नैप पोल के माने भी मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। स्नैप पोल के माने ये होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें आप इस पोल की शुरुआत करते हो, उसे खत्म करते हो और बड़ा क्विकली होता है। स्नैप ये पोल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के फौरन बाद किया गया। बजट को लेकर देश की जनता की राय क्या है? अलग अलग उम्र के लोगों ने इस बजट को 10 में से कितने नंबर दिए हैं? ये सब कुछ हम अब 1 घंटे तक आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं चाहती हूं कि आपके सामने रहे। सबसे पहला सवाल हमने जो जनता से पूछा था वो यही था कि बताइए आपके विचार से आम बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर रही? जब ये सवाल पूछा गया तो आप देखिए जवाब किस तरीके का है, क्योंकि हमने कुछ 5 ऑप्शंस जो है रखे थे। बजट का सबसे ज्यादा फोकस किस पर था? सेहत पर लोगों ने कहा 22%, किसान पर लोगों ने कहा 27.4%, विनिवेश पर लोगों ने कहा 8.1%, पैसे जुटाना 13.9% और कह नहीं सकते हैं कहा 28.6% लोगों ने। बजट का सबसे ज्यादा फोकस किस पर था? जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब में आपके सामने पूरा का पूरा आंकड़ा मैंने रखा, किस तरीके से क्या क्या कहा गया। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं मैं। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कुमारदीप इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, अभय दुबे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये बता दूं आपको कि जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखें उससे पहले फिर आज फोकस किस पर सबसे ज्यादा था? जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब में लोगों ने अलग अलग राय रखी है। अभय दुबे जी, पहले मैं चाहती हूँ शुरुआत आप करें। रुबिका जी, देखिए आपने बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे बताया जिसमें सबसे अधिक लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो फिर हमको कहना चाहिए कि सरकार ने इस बहुत प्रतिकूल समय में जब ये बजट लाया है, बहुत कठिन समय में, तो रुबिका जी कठिन समय किसके लिए था? कठिन समय था अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मेहनतकश मजदूरों के लिए। कठिन समय था देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसान के लिए। कठिन समय था हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में सबसे बड़ी मदद अगर किसी ने गरीबों की है तो वो है मनरेगा। 120 मिलियन लोगों ने, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या है जिन्होंने मनरेगा के तहत काम मांगा और काम उनको दिया गया। उसके बजट में जो 1,65,000 करोड़ रुपए था 2020-21 में, उसको कम करके 72,000 करोड़ रुपए से कम कर दिया सरकार ने 96,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद दूसरा बड़ा एस्पेक्ट इसमें था नेशनल सोशल असिस्टेंस, गरीब लोगों की जो मदद की जानी चाहिए थी, उसका बजट था 42,617 करोड़ रुपए, जिसको घटाकर 9,200 करोड़ रुपए कर दिया। फिर प्रधानमंत्री आवास का बजट 40,500 करोड़ रुपए से 27,000 करोड़ रुपए, अर्थात जो सोशल इंक्लूजन का चेहरा था उस पे सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। फिर मैं एक और पक्ष इसमें रखना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण। सरकार ने कहा, क्योंकि डिमांड ड्रिवन लोगों को चाहिए था कि डिमांड नहीं है, बाजार में डिमांड आ जाए, तो ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सरकार डिमांड क्रिएट करेगी। इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और 1,10,000 करोड़ रुपए का हम सरफेस ट्रांसपोर्ट का खर्च कर रहे हैं, स्वच्छता पर 1,41,000 करोड़ रुपए, बड़ा सीन दिखाने की कोशिश की। तो मैं अभी नवंबर 2019 में सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है लोकसभा में
कि 1,83,000 करोड़ रुपए के 89 सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। 4,186,000 करोड़ रुपए के रेलवे के 115 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। 10,98,000 करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। और एक नया स्वप्न दिखाया प्रधानमंत्री जी ने। मैं आखिरी बात मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं बिहार का 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और जम्मू कश्मीर का 82,000 करोड़ रुपए का पैकेज। तो चुनाव के दृष्टिगत इन राज्यों में आपने घोषणा की है 1,25,000 करोड़ रुपए के बिहार के पैकेज में, जब आप भी बिहार में थी फिर 1,596 मेरी बात तो सुनिए, आपने सारे आंकड़े बता दिए, आपने सारे आंकड़ों को रख दिया, पर ये जिस तरीके का टाइम है कोरोना काल, ये काल किसी ने नहीं देखा था, अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, किसी देश ने नहीं देखा था। ऐसे में ये जो मेजर्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से, आप ये कह रहे हैं ये सबके सब धत्ता है, इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। मैं एक और सवाल ले लेती हूँ अभय जी, मैं सर्वे का स्नैप पोल का एक और सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। और अब मेरे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबसे आपका तारुफ करवाऊंगी। तो अगला सवाल जो पूछा गया, क्विकली आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगला सवाल जब जनता से पूछा गया, देखिए निर्मला सीतारामन ने जैसे ही ये बजट पेश किया उसके फौरन बाद हमने ये सवाल पूछना दर्शकों से शुरू कर दिया। तो जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर, सेहत का बजट 137% तक बढ़ा है, आप खुश है क्या? 135, हालांकि 137% कहा जा रहा है। 47.4% लोगों ने कहा हाँ हम बहुत खुश हैं। 35.1% लोगों ने कहा कि नहीं हम तो खुश नहीं हैं। कह नहीं सकते हैं का आंकड़ा था 17.4%। फिर कह रही हूं सेहत का जो बजट बढ़ा है उसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो ये बताया गया कि देखिए हम खुश हैं, और खुश में तादाद जो थी वो आपके सामने थी, ज्यादातर लोग खुश थे, लेकिन उससे टक्कर देने वाले तादाद में लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं। 35.1% लोग कह रहे थे कि नहीं हम खुश नहीं हैं, लेकिन लगभग 50% लोग, लगभग 47.4% लोगों ने माना कि हाँ बजट जो बढ़ाया गया है सेहत को लेकर हम खुश हैं। प्रांजल शर्मा बिजनेस जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल स्वागत है आपका। हमारे साथ अपराजिता सारंगी भी जुड़ चुकी है। अपराजिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ टीएमसी के सांसद डॉक्टर शांतनु भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभय कुमार दुबे उन्होंने शुरुआत की थी। अपराजिता आपने सुना एक एक करके सारे आंकड़े जो हैं वो अभय दुबे ने सामने रखे हैं और ये कहा है कि सरकार पहले तो परेशानियों को निपट ले कि दूसरी परेशानियां और। हम सब जानते हैं किस परिस्थिति में इस बजट को लाया गया है। विकट परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में इस तरह का बजट लाना मुझे लगता है विपक्ष के सारे लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया। सारे लोग सोच रहे थे जो विरोध के नाम पर विरोध करते हैं कि आम आदमी पर बोझ बढ़ जाएगा, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी संतुलित बजट है। और मैं कहूँगी कि ये जो अभय दुबे जी ने इतनी सारी बातें कही, इतने आंकड़े दिए, भूल रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले कहा था और आज मैडम निर्मला सीतारमन ने भी कहा कि इस बजट को उन 5 मिनी बजट के साथ जोड़कर देखिए। मई 2020 नहीं तो अपराजिता जी आप ये कह रही हैं कि ये भी एक मिनी बजट ही है, मिनी करके आपने सारे बजट जो है वो पेश किए हैं। मुझे बोलने दे। बिल्कुल नहीं। आप मुझे रूबिका बोलने दे, पहले बोलने दे तब आप बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। 3 मिनी बजट्स हुए, उसके पहले बहुत बड़ा बजट था पीएम गरीब कल्याण योजना और पीएम गरीब रोजगार योजना। तो 5 मिनी बजट के बाद ये एक मेगा बजट आया है। तो आप सोचिए 5 मिनी बजट और ये मेगा बजट, ये सब मिलकर क्या चित्र दिखा रहे हैं। इस बात को आंख के सामने रखकर, दृष्टि के सामने रखकर बातचीत हम करें तो अच्छा होगा। इस बजट के 2 मूल मंत्र हैं। इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और मैडम ने भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी। आत्मनिर्भर भारत के सृजन की इच्छा, और दूसरा हमारा जो मूल मंत्र है, मैं दोहराना चाहूंगी, सब जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। Okay. देखिए जिस पर फोकस होना चाहिए उस पर फोकस दिया गया है।
स्वास्थ्य पर फोकस है, 137% बढ़ोतरी स्वास्थ्य पर फोकस है। अवसंरचना का विकास होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में हर तरह की अवसंरचना का विकास होगा। कितनी बड़ी बात होने जा रही है, 2,23,846 करोड़ हेल्थ सेक्टर पे है। आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र इसकी शुरुआत अपराजिता जी, वो तो हमने सर्वे में जो सवाल पूछा उसमें 47% लोग खुश भी हैं कि सेहत में आपने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अभय जी एक सेकंड रुकिए, 2 और मेहमान हैं। बिल्कुल अभय जी, 2 और मेहमान हैं। मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए। देखिए, देश आपके करोड़ों दर्शकों को ये जानना चाहिए, जो हेल्थ का बजट है वो 71,296 करोड़ रुपए रखा है। इसमें सरकार ने क्या किया है, वाटर और सैनिटेशन को भी उसमें मिलाकर बता दिया है। और जो न्यूट्रिशन का बजट है, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है वाटर और सैनिटेशन की, उसको भी मिला दिया। आप याद रखिए, जो जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। सुनिए उस 3,60,000 करोड़ रुपए के कंपोनेंट को। अभय जी, आपने सवाल उठाया ना, आपने सवाल उठाया कि आंकड़ों की हेराफेरी की है। अब सुन लीजिए अपराजिता जी, आंकड़ों की हेराफेरी की आपने। ठीक है, सुन लेते हैं अपराजिता जी। मुझे बोलने दें। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अभय जी, जरा सा अपने आंकड़ों को देखिए, ज्ञान मत बांटिए इतना। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, 94,452 करोड़ ही बढ़कर 2,23,000 हुआ है। तो जिस तरह उस समय आकलन किया गया था, उस तरह इस बार भी आकलन किया गया है। 137% बढ़ोतरी हुई है। इसे स्वीकार करें आप, इसे आप स्वीकार करें। आप बताइए ना, 94,000। आप दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, आप स्वीकार करें। इसीलिए प्रांजल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। वो नहीं, आप दोनों आंकड़ों की बात कीजिए, लेकिन आंकड़ों को एकदम परखने के लिए हमारे पास प्रांजल शर्मा है। प्रांजल, कौन सही कौन गलत मुझे बताइएगा। लेकिन एक और सवाल जो हमने स्नैप पोल में पूछा जनता से, वो ये था कि बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है, इस बजट को जानने और सुनने के बाद किसान खुश हो जाएंगे। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो क्या जवाब आया, आप भी देखिए। नाराज किसान बजट के घोषणाओं से खुश हो जाएंगे, 40%, 40.2% कहते हैं हाँ खुश हो जाएंगे। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा आप देखिए, बिल्कुल साथ में लगा हुआ, जो ये कहता है 40%, 40.9% लोग ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 40.2% कहते हैं, 40.2% कहते हैं हाँ किसान जो नाराज है वो बजट घोषणाओं से खुश हो जाएंगे। लेकिन ना कहने वाले 40.9% है। पॉइंट्स, बस इतना मार्जिन है। और जिनको पता नहीं है कान से, वो है लगभग 18.9%। हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, कि प्रांजल भी लगातार बने हुए हैं। प्रांजल, ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है और इसलिए मैं चाहती हूं कि पहले आप इस पर टिप्पणी करें और उसके बाद जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर और हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर चीज़ें अभय जी उजागर करने का दावा कर रहे हैं, वो कितनी सच कितनी झूठ है। लेकिन 40.2% ये कहते हैं कि फार्मर्स जो हैं, यानी किसान जो है, वो खुश हो जाएंगे। और दिलचस्प आंकड़ा कि 40.9% कहते हैं कि नहीं, खुश नहीं होने वाले, एकदम बटा हुआ जैसे। हाँ देखिए रूबिका, देखिए इस मामले पे एक बंटवारा तो एक तरह से हो ही जाएगा, क्योंकि हम जो अभी आंदोलन देख रहे हैं वो आंदोलन कुछ 1-2 प्रांतों का आंदोलन है। इसको मैं राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ प्रांत के कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो एकाधिकार है खरीदारी का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बजट को जो स्नैप पोल है, स्नैप पोल का मतलब है कि आपने जैसे बताया बजट के तुरंत बाद हुआ है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि बजट से बेहतरी होगी और इसको एक श्रृंखला में देखना पड़ेगा रूबिका। इसको सिर्फ अपने आप में मत देखिए, पहले जो हुआ है और आगे जो होगा, मुझे लगता है इससे बेहतरी ही होगी। ओके रूबिका जी, अभय जी एक सेकंड, एग्रीकल्चर पे जी। अभय जी एक सेकंड, डॉक्टर शांतनु सेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ एक ओपनिंग रिमार्क उनसे ले लूं और उसके बाद आप डिबेट कर सकते हैं। डॉक्टर शांतनु सेन भाई, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी रेवड़ियां बांटने वाला बजट था, चुनावी राज्यों में बहुत कुछ ऐलान किया गया।
देखिए मेरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन सेट किया है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा लगना चाहिए था, आदमी को ये पूछना चाहिए था कि आपको क्या लगता है ये नेशनल बजट है या ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। आपको जरूरी आंसर मिल जाता कि ये देश को बेचने वाला, फेडरल स्ट्रक्चर को स्पॉइल करने वाला, गरीब और चासियों को मरने वाला एक विजनलेस, पेपरलेस नहीं बल्कि विजनलेस, एक डिमांड स्टिमुलेटिंग नहीं है ये बजट, एक विजनलेस बजट है। ये आंसर आपको मिल जाता, 100% आंसर आपको शायद मिल जाता। आपको ये मालूम है इस बजट में इज एब्सोल्युटली ए विजनलेस, इज नथिंग बट एन इलेक्शन मैनिफेस्टो। और आप देखिए इस बजट में आप अगर देखिएगा तो यूथ का बारे में कुछ बोला नहीं है। अब ये बोल रहा है कि हेल्थ का बारे में इन्होंने बोला कोविड के लिए 64,000 बजटरी एलोकेशन हुआ है, लेकिन छोटा से अश्वत्थामा हतो इति गज करके बोल दिया इन 6 ईयर्स, यानी कि कौन सा साल में कितना होगा ये मालूम नहीं है। इसको मालूम है निर्मला सीतारमैया मैडम हैज टोल्ड कैटेगोरिकली जीएसटी काउंसिल का मीटिंग में कि हाँ हेल्थ इज ए कॉन्करेंट चैप्टर एंड स्टेट जो है वही कोविड के लिए फाइट करता है। लेकिन आपने देखिए ये स्टेट के लिए कोई एलोकेशन नहीं किया है। आप देखिए एग्रीकल्चर में, अब जब किसान देश में मर रहा है, एग्रीकल्चर में एमएसपी का कोई एश्योरेंस नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर में एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोल और डीजल में सेस बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? सेस बढ़ा दिया मतलब हर एक चीज का भाव बढ़ेगा। डेली नेशनल एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो पूरा हर एक चीज का भाव बढ़ेगा। ऊपर से देखिए रेल से लेकर, बैंक से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर, जबकि इनका बीजेपी पार्टी का जो फादर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उन्होंने एक बार इंश्योरेंस का डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ बात किया था। अभी उनको अब देखिए जो था 49% उसको लेके चला गया 74%। यानी कि ये देश का आम आदमी का साथ खिलवाड़ कर रहा है और पूरा देश को बेचने में लगा हुआ है। ओके, मैं चाहती हूं कि अब एक साथ कुछ सवाल जो हैं वो मैं दर्शकों के सामने रख लूं। ये जो स्नैप पोल के थे अपराजिता, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो जो सवाल पूछे गए हैं इस स्नैप पोल में, वो मैं क्विकली एक करके सवाल रख देती हूँ आपके सामने और उसके बाद हम डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। अगला जो सवाल पूछा गया था, 2 सवाल आपके सामने रख चुकी हूँ, इनफैक्ट 3 सवाल आपके सामने रख चुकी हूँ। और अब जो अगला सवाल है वो ये कि क्या बजट आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। 40.8% लोग मानते हैं कि हाँ खरा उतरा है, लेकिन 41.9% मानते हैं कि नहीं खरा नहीं उतरा। इसमें भी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन कह नहीं सकते, कहने वाले 17.2% लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास जो हैं उनसे जब पूछा गया कि बताइए ये जो बजट है वो आपकी उपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, तो जवाब क्या है? क्या मिडिल क्लास ने बजट से ज्यादा उम्मीदें की हुई थी? जब ये पूछा तो लोगों ने कहा कि हाँ, 60% लोगों ने कहा हाँ हमने बहुत उम्मीद लगाई हुई थी, इनफैक्ट 60.9%। 26.5% लोग रियलिस्टिकली ये कह रहे थे कि नहीं भाई हमने कोई इतनी उम्मीद नहीं लगाई थी। 12.6% लोग कह रहे थे कि कह नहीं सकते हैं। फिर टैक्स स्लैब को लेकर जब हमने उनसे सवाल पूछा कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, क्या आप इससे खफा हैं, क्या आप इससे मायूस हुए, इनकम टैक्स में बदलाव ना होने से निराशा हुई है, तो 44.2% लोगों ने कहा कि हाँ हमें निराशा हुई है। 40.7% लोगों ने कहा कि हमें निराशा नहीं हुई है। कह नहीं सकते कहने वाले 15.2% लोग थे। ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो ये पूछना जरूरी और लाजमी हो जाता है, क्योंकि टैक्स में किसी तरह की कोई बदलाव की बात ना करना वो सर्विस क्लास आदमी के लिए, सर्विस क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। और ऐसे में जब ये कहा जाता है कि हाँ निराशा हुई और वो ज़्यादा मात्रा में निराशा है, ज़्यादा परसेंटेज में निराशा है, तो ये सवाल खड़े करता। चुनाव वाले राज्यों के लिए क्या ज़्यादा घोषणाएं हुई हैं? अभी डॉक्टर शांतनु यही सवाल पूछ रहे थे कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि चुनावी मैनिफेस्टो तो नहीं है, चुनाव वाले राज्यों के लिए ज्यादा घोषणाएं, तो कहा गया हाँ 46.4% लोगों ने माना कि हाँ चुनावी राज्यों के लिए घोषणाएं साफ तौर पर ज्यादा दिखी हैं। डॉक्टर शांतनु, आप इसी के बारे में जानना चाह रहे थे ना, लेकिन 36.4% लोग ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं लगा कि ये राज्यों के लिए चुनावी घोषणा पत्र के समान था। डॉक्टर शांतनु,
हाँ देखिए, हमने जो बोलना था हमने बोला है। अब देखिए, बंगाल के लिए, बंगाल का रोड का बारे में इन्होंने बात कर रहा है, असम का रोड का बारे में इन्होंने बात कर रहा है, तमिलनाडु का रोड का बारे में इन्होंने बात कर रहा है। बाकी स्टेट में कुछ रोड बनाने का है ही नहीं है क्या? और बंगाल के लिए इन्होंने बोल रहा है कि 600, बंगाल में इन्होंने बोल रहा है कि 625 किलोमीटर रोड इन्होंने बनाएंगे। इनको ये पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल में बंगाल में ममता बनर्जी जी ने ऑलरेडी 88,841 किलोमीटर रूरल रोड बना चुकी है। ऑलरेडी 5,111 किलोमीटर स्टेट हाईवे रोड बना चुकी है। ऑलरेडी 165 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी से लेकर कलकत्ता का रोड बनाएंगे, जो ऑलरेडी बना चुका है। इन्होंने टी गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने बोला था 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन सर, तो मुझे ये बताइए कि आप बंगाल के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप बंगाल के लिए चीजें चाहते हैं कि नहीं चाहते? मतलब आप इस बजट से दुखी हैं कि खुश है? बंगाल भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना, तो अगर सरकार बंगाल के लिए कुछ कर रही है तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। ये आंसर ये क्या कर रहे? अगर करना है तो टैक्स डिवोल्यूशन दे दे। आपको ये पता होना चाहिए कि 41% जो स्टेट से टैक्स लिया जाता है, उसका 41% स्टेट को वापस देना चाहिए। नहीं डॉक्टर शांतनु, मेरा आंकड़ों का कोई सवाल नहीं था। हम आंकड़ों पर बहस कर सकते हैं। डॉक्टर शांतनु, आई गिव यू इनफ टाइम सर, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आंकड़ों ही तो होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, पर मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसमें आंकड़ा नहीं है। स्टेट को मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर शांतनु, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सवाल ये है कि आप, बजट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। नहीं, ये मैं समझ गई डॉक्टर शांतनु, प्लीज हैव पेशेंस एंड लिसन टू माय क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि जो एलोकेशन बजट का पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार ने किया है, वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए था। और बंगाल का जो पैसा मिलने वाला है वो आप लोग क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, आप बंगाल का पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से 10,000 करोड़ कम मिला है। रूबिका, आपने कह दिया, मुझे जो कहना था आपने कह दिया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप समझ गई हैं। देखिए, ऐसा है कि यह संतुलित बजट है। नीड असेसमेंट किया जाता है, किस राज्य में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, किस तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और उसके बाद बजट में लाया जाता है। मुझे ये कहें कि इन 5 राज्यों की जो बात ये करते हैं, ये 5 राज्य क्या देश के अंग नहीं हैं? उन्हें क्या खुशी नहीं है कि इन 5 राज्यों में नीड असेसमेंट के आधार पर जो होना था वो होगा और दूसरे राज्यों में दूसरे पर्याय में होगा? तो ये तो फेज वाइज होता है। इसे हम चुनाव के साथ क्यों जोड़ें? और वहाँ के लोग, उनको क्यों दुख हो रहा है या असंतोष हो रहा है? आश्चर्य की बात है। इन्हें तो खुश होना चाहिए। का ये टाइम सिर्फ और मैं कह दूं, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, नहीं मैं आपको बोलने दूंगी, पर मुझे ये बताइए, इन्हीं राज्यों ने थोड़ी झेला है, बाकी तमाम राज्यों के साथ क्या फिर सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा अपराजिता जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगी, मैंने कहा, मैंने शुरू किया, आरंभ किया अपने वक्तव्य को यह कहकर कि यह एक संतुलित बजट है। आप देखिए, हेल्थ पर, सारे राज्यों में हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 राज्यों में हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा, जब हम अवसंरचना की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जगहों पे हो रहा है। अगर हम 7 टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहे हैं, हाँ, जहां पर 1,75,000 यूथ को नौकरी मिलेगी, तो ये तो पूरा फैला हुआ है। हाँ, पूरे ये कह देना कि पैन इंडिया है भाई, बजट पैन इंडिया है अभय दुबे जी। अगर कुछ आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनावी राज्यों का जिक्र हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं नाउम्मीद बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी जिस भी राज्य में गए हैं वहां घोषणाएं की हैं और वो वास्तविकता के धरातल पर आती नहीं। तो ये भी उसी तरह है हूबहू। मैंने तो पहले ही आपको प्रूव किया कि ये व्हाइट पेपर लेकर आए। बिहार के लिए आप तो थी, बिहार में 1 महीना चुनाव आपने कवर किया। जम्मू कश्मीर का पैकेज तो व्हाइट पेपर ला दे, 82,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी प्रांजल ने कहा कि ये इसे सिर्फ 1-2 राज्यों का मानते हैं कि कृषि के काले कानून जो हुए 1-2 राज्यों का आंदोलन है। नहीं, रूबिका जी, अभी बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी
उन्होंने कहा कि जो समर्थन मूल्य आप तय कर रहे हैं धान और मक्का का, वो 2532 रुपए हमारे यहाँ आता है और 2526 रुपए आता है। और उन्होंने स्वीकारा कि जो हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया, वो कोलैप्स हो गया। इसके कारण किसान बहुत मुसीबत में है। तो ये पूरे देश की कहानी है। 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 6 साल में इनपुट कॉस्ट मोदी सरकार ने बढ़ाई। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। 2,36,000 करोड़ रुपए सालाना किसान की जेब से प्रधानमंत्री जी ने निकाले। प्रांजल आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं और आपने ये कहा कि नहीं ये सिर्फ 2-3 राज्यों के किसान नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार के किसान भी इस बात को लेकर परेशान हैं। प्रांजल, पूरे देश समर्थन मूल्य सर बात ये थी कि कितने लोग और कितने राज्यों के किसान इस वक्त जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रांजल ने जो जिक्र किया था वो उस बात का किया था। मैं कह रहा हूँ रेल चलाइए, वो आ नहीं सकते। दिल्ली के आसपास की सीमाओं के किसान ही आ पाएंगे वहाँ। हाँ प्रांजल, ही हैज अ पॉइंट। देखिए, इसमें कृषि आंदोलन की अगर बात करें तो 2-3 इसमें बात है। अगर आप एमएसपी की गारंटी करते हैं तो पूरे देश के जो ग्राहक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात ये, जो आप इन्फ्लेशन और महंगाई की बात कर अभी की जा रही थी, तो अगर आप किसी को गारंटी कर दें कि हम आपका सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे तो उस पर इन्फ्लेशन का क्या होगा। दूसरी बात, अभी जो एमएसपी मिल रहा है वो केवल 23 फसलों पर मिल रहा है। तीसरी बात, और जो एमएसपी मिल रहा है केवल 6% किसानों को मिल रहा है। ये सेंसस के आंकड़े बताते हैं और सेंसस के आंकड़े बीजेपी के दौर के नहीं है, ये सेंसस के आंकड़े पूरे नहीं यूपीए के सरकार के आंकड़ों के समय ये किए गए थे। इसलिए आपको ये करना चाहिए कि अब किसानों को संगठित करके उनको उसी तरह से आप सुदृढ़ बनाए जिस तरह से आपने दूध के लिए किया है। जैसे मिल्क कोऑपरेटिव्स इतनी अच्छी तरह चल रहे हैं, आप किसान के भी इस तरह के कोऑपरेटिव कर सकते हैं। उनके पास विकल्प होना चाहिए कि केवल मंडी को नहीं किसी और को बेच सकें। आप इसके खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसने कहा है? आप नहीं जानते प्रांजल जी, आप जानते हैं जो 6 के 6 प्रोविजन है वो 25 राज्यों में इम्प्लीमेंटेड है। ये मोदी सरकार ने बताया और 2003 से ही सारी सरकारें कोशिश कर रही है। आप इस सच्चाई को जानिए। जो आपने 6% कहा वो शांता कुमार कमेटी का के शोध था जिसमें ये बात आई थी। अब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे ना, गुजरात के बहुत अच्छा तथ्य दिया था। उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अगर अलग अलग फसलों को बढ़ावा देना है तो हमको निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य लागू करना होगा, नहीं तो धान और गेहूं ही ज्यादा करके किसान पैदा करेगा। 1 पैसे का बर्डन सरकार पर नहीं आएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ है मिनिमम जो सीएसीपी कैलकुलेट करता है वो इस आधार पर करता है कि किसान बहुत अच्छा लगता है। विपक्ष में बैठकर ये सारी बातें कहना बड़ा अच्छा लगता है। सच्चाई ये है कि जिस वक्त आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि खर्चा भी हो और खर्चे के साथ साथ उन लोगों के हाथों में वो पैसा भी हो जो खर्च कर पाए, ये भी तो डील करना। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज जब आप इस कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश कर रहे हैं या कसने की कोशिश कर रहे हैं तो आज विपक्ष के तौर पर नहीं, एक हिंदुस्तानी के तौर पर करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल अगला सवाल जो स्नैप पोल में हमने पूछा वो ये था कि क्या बजट का संदेश था कि जान है तो जहान है। हाँ कहने वालों की तादाद थी 62.5%, ना कहने वाले थे 24.7% और कह नहीं सकते हैं कहने वाले थे 12.8%। तो क्या बजट का संदेश था कि जान है तो जहान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट जब पेश हो गया उसके बाद आकर पहला जो संदेश है वो यही दिया कि जान है तो जहान है। फिर अगला सवाल जो है वो जब हमने जनता से पूछा कि वित्तीय घाटा 9.5% होना एक बड़ा टेंशन है कि नहीं है, ये जब उनसे कहा गया तो लगभग 60%, 59% लोगों ने कहा कि हाँ वित्तीय घाटा 9.5% होना टेंशन की बात है। लेकिन 27% लोगों का मानना यह था कि ऐसा नहीं है, कह नहीं सकते कहने वाले 14% लोग थे। अब आप समझ लीजिए कि जब इस तरीके से 59% लोग ये माने कि वित्तीय घाटा कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है तो फिर जवाब देना सरकार को जरूरी हो जाता है। अपराजिता जी, 59% लोग ये मानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जी ये वो टॉपिक है जो चिंता में डालता है एक हिंदुस्तानी को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमने भी कहा, सबने माना कि ये प्रतिकूल परिस्थिति का बजट है।
अभी हमारे सामने क्या लक्ष्य है? रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाना है और रास्ते पर लाकर उसे सुदृढ़ करना है। जब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की तो 3.5% फिस्कल डेफिसिट था, अभी 9.5% हो गया है। आज मैडम निर्मला सीतारमण के साथ अलग से बातचीत हो रही थी हम सब की, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा और उन्होंने लोकसभा में भी ये बात कही है कि अगले वर्ष जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह की योजना है, जब कार्यान्वयन होगा निश्चित तौर पर यह 9.5% घटकर 6.5% होगा। और 24 और 25-26 में 2025 एंड 2026 में यह 4.5% तक आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि एक सेक्टर को ही हम ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रही है, बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें महिलाओं पर ध्यान है, इसमें यूथ को पर ध्यान दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन्स पर ध्यान दिया जा रहा है, और मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे टॉप प्रायोरिटीज हैं। यही वो दो मजबूत पहिए थे ना जिनके ऊपर पैसा आज जो है सरकार की तरफ से लगाने की और इन्वेस्ट करने की बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हेल्थ जो सेक्टर है। डॉक्टर सेन कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद प्रांजल और अभय जी आपका रुख करूंगी। डॉक्टर सेन। हम दो बात बोलेंगे। नंबर वन, अपराजिता मैडम जो बोल रहे थे कि रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, यस इट इज द नीड ऑफ द आवर, पर रिवाइवल के लिए पूरा देश को बेचना पड़ रहा है। रेल से लेकर, बैंक से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ बेच रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर इन्होंने इनका दिल में, मैं विनम्रता से पूछना चाहूँगा, अगर इनका दिल में बंगाल के लिए इतना प्यार है तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कोविड में जब हमारा बंगाल में खर्चा हुआ है 4000 करोड़, हमको हमारा बंगाल को मिला है ओनली 279 करोड़। नंबर वन, अम्फन जैसा डिजास्टर में जब हमारा बंगाल से 35,000 करोड़ का पेपर जमा किया हुआ है, हमारा बंगाल को मिला है ओनली 2,250 करोड़। ऊपर से अब देखिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो होता है उसमें पिछले साल का एलोकेशन था 1100 करोड़, इस साल में कभी एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। इसका ये इंडिकेशन है कि ये बजट एब्सोल्युटली विजनलेस है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को स्पॉइल करके देश को बेचने वाला बजट है। और ये बजट में जितना भी एश्योरेंस है, फॉल्स एश्योरेंस है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास पीपल के लिए कुछ नहीं किया, टैक्स डिवोल्यूशन का बात नहीं किया, फेडरल स्ट्रक्चर को स्पॉइल करके स्टेट को मरने के लिए इन्होंने जो करना है पूरा सेंट्रलाइज करने का बजट है। ये बजट एब्सोल्युटली विजनलेस है। ये बजट से आने वाला दिन में देश का जो स्थिति होगा वो आने वाला दिन आपको दिखाई देगा। बायस्ड कुछ ऐसी बातें जो हैं शांतनु जी कह रहे हैं। विपक्ष दल के जी शांतनु जी, आप विपक्षी दल के सदस्य के हिसाब से कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल की जनता के लिए हमारी बड़ी श्रद्धा और सम्मान का हमारे अंदर भाव है। मैं ये कह दूं, पहली बात तो ये मैं पूछूंगी आपसे कि आपने आयुष्मान भारत क्यों नहीं कार्यान्वित किया अपने राज्य में? हम तो उसमें पैसा देना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। क्योंकि आयुष्मान भारत से कई गुना ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर। आपका आयुष्मान भारत हर एक आदमी को कवर नहीं करेगा। आपका आयुष्मान भारत हर एक आदमी को कवर नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर स्टेट में कई गुना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। डॉक्टर शांतनु, आप अपना प्रोजेक्ट भी चलाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ लोग भी लाभान्वित होते हैं तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आपको लागू करना चाहिए, प्रथम। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप अपनी तालिका, किसानों की तालिका क्यों नहीं भेजते हैं? ममता बनर्जी जी की चिट्ठी भी मैंने पढ़ी है और आपको मालूम नहीं है तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया। आपको मालूम ही नहीं है मैडम, पहले पता कीजिए, तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया है। राज्यों में तालिका ऑलरेडी भेज दिया गया है, आपको मालूम ही नहीं है। देखिए, दिक्कत ये है, आपकी मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पैसे स्टेट को दिए जाएं। ये सुन लीजिए, तालिका भेजने से क्या होगा? पैसे स्टेट को दिए जाएं। आप अच्छी तरह सुनिए, पहले
स्कीम गाइडलाइन कुछ और तालिका कहती है। ऑलरेडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सीधा किसान के खाते में जाएगा, यहाँ पर किसान के खाते में जाएगा, वो भी आप कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। आपका पॉलिसी में देश का किसान का इनकम तो ठीक जब है, आप डॉक्टर केंद्र सरकार शांतनु की योजनाओं और अपराजिता जी, हिंदुस्तान ही में दिल्ली और हिंदुस्तान ही में पश्चिम बंगाल है। आज की तारीख में जब स्थितियां इतनी खतरनाक है कोरोना को लेकर, हम इसमें राजनीति हमें करने की क्या ज़रूरत है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगला सवाल जो हमने पूछा वो ये था कि क्या बजट दर्शाता है कि सरकार का खजाना खाली है? 42% मानते हैं हाँ ऐसा दर्शाता है, लेकिन 44% कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि सरकार का बजट जो है वो सरकार का जो खजाना है वो खाली है। लेकिन कह नहीं सकने वाले 14% लोग हैं। उसके बाद जब हमने उनसे अगला सवाल पूछा स्नैप पोल में बजट के बाद, और ये आखिरी सवाल था, तो उनका क्या कहना था, पहले वो सवाल मैं चाहती हूँ कि आप देख लें। इस बजट से महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी? जब ये सवाल पूछा गया तो आप देखिए, बढ़ेगी 60% कह रहे हैं, कम होगी 25% कह रहे हैं, ऐसी ही रहेगी 12% मानते हैं, और कह नहीं सकते 3% लोग हैं। बजट से महंगाई बढ़ेगी 60% लोग ऐसा मानते हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उनके पास ये 60% महंगाई बढ़ेगी। अपराजिता जी, 60% लोग ये मानते हैं कि महंगाई अब इस बजट के बाद बढ़ने वाली है, जबकि कॉन्फिडेंस जो है वो इस बात को लेकर होना चाहिए था कि नहीं, अब चीजें बेहतर होंगी। देखिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के वक्तव्य या इस तरह के मंतव्य का कारण क्या है? महंगाई क्यों बढ़ेगी? जब तक हम ये नहीं जानेंगे क्यों लोगों ने ऐसा कहा, तब तक इसका उत्तर देना ठीक नहीं होगा। ये प्रथम बात। दूसरी बात, हो सकता है वो सेस को लेकर, वो जो एग्रीकल्चर सेस को लेकर एक धारणा बनी होगी, लेकिन मैं इसमें कह दूं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस अगर लिया जाएगा तो एक्साइज ड्यूटी जो हो रही है उसे भी कम किया जा रहा है, तो आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी कारण नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि महंगाई बढ़ जाएगी। आम जनता पर कहीं आपको कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। और मिडिल क्लास को ये डर था कि टैक्स, देखिए मिडिल क्लास को ये डर था कि टैक्स भी बढ़ा दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नहीं, मिडिल क्लास टैक्स में कुछ और छूट की भी उम्मीद कर रहा था जो उसे कहीं मिली नहीं है। अभय जी, रूबिका जी देखिए, ये जो ग्रोथ जो गृह मंत्री जी कह रहे थे वी शेप है, एक्चुअली ये के शेप है। जैसा कि ऑक्सफैम ने बताया कि इनइक्वालिटी वायरस जो रिपोर्ट जारी की है ना, कि बहुत बड़ी मात्रा में गरीबों से पैसा अमीरों के पास पहुंचा, तो देश के 100 जो अमीर हैं 12-13 लाख करोड़ रुपए, इस दौरान उनके मार्च से लेकर दिसंबर में उनकी संपत्तियां बढ़ गई है। और इसको एड्रेस सरकार को करना चाहिए था कि डिमांड भी बना दे, और हमने जैसा सजेस्ट किया था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश आप दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। वही एक रास्ता है तत्काल इकोनॉमी को रिवाइव करने का, जिसको सरकार ने एड्रेस नहीं किया। आप ये देखिए, कारपोरेट टैक्स कट किए, मोरेटोरियम दिया, कंपनियों का 25% मुनाफा बढ़ गया। वो उन्होंने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थे उसको कम किया, नौकरियां लोगों की चली गई, नए इन्वेस्टमेंट नहीं थे। तो उस क्षेत्र से आप अगर उठाकर देखेंगे तो जो 10 पहले की सिचुएशन है उसी में हम लोग उसमें बहुत बुरी हालात थे नौकरियों की, तो हाथ में पैसा नहीं है, स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। सर इसीलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है ना सरकार की तरफ से। अभय जी, भाई नौकरियों का सृजन जो है वहां से भी तो होगा ना। आपकी या तो आप कह दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। हेल्थ सेक्टर, वहां भी तो नौकरियों का सृजन होगा कि नहीं होगा? आपने ये सब 10-12 लाख करोड़ रुपए जो बढ़ाकर बताए हैं, मुझे बताइए 34 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर था पिछला,
उतना का उतना ही है। और इसमें अभी आपका 1.25 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए आपको इंटरेस्ट पेमेंट अलग करना है। हाँ। तो ये कहाँ से आ गया पैसा? तो इसलिए ये जो एक बुलावे में रखा है ना, आप कह रहे हैं कि 5 पिछला ही साल पूरा नहीं हो पाएगा, आगे कहाँ? प्रांजल इसका जवाब देना चाह रहे थे अभय दुबे का। अभय दुबे जिन्होंने कहा कि भाई पहले के खर्चे तो पूरे हुए नहीं हैं, उसको निपटाने में ही आधा जो एलोकेशन बजट का यहाँ पर किया गया है वो हो जाएगा, तो कैसे पटरी आगे चल पाएगी? प्रांजल। रूबिका, अगर खर्चे पूरे हो जाते तो फिर कहा जाता कि देखिए खर्चे इतना हो गए और पैसा किसी सरकार के पास बचा नहीं, खजाना लूट गया, तो आगे कैसे खर्चा करेंगे। देखिए ये बातें अलग हैं, ये आंकड़ों का खेल है। लेकिन महंगाई की अगर बात करें, देखिए महंगाई अगर बढ़ती है तो एक तरह से एक अच्छा प्रतीक है, क्योंकि महंगाई तब बढ़ती है जब मांग बढ़ती है, और मांग तब बढ़ती है जब ग्राहकों में आत्मविश्वास होता है। तो अगर महंगाई बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी है, वो अच्छा बात है। लेकिन सबसे बड़ी महंगाई तभी बढ़ेगी जब आप MSP पे गारंटी लगाएंगे। लेकिन देखिए आज अगर आप आम करदाता के ऊपर देखें तो सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुनियादी आवश्यकताओं के क्षेत्र में खर्चे बढ़ाए हैं, लेकिन उससे किसी एक आम नागरिक या करदाता पर बोझ नहीं बढ़ा है। उसका पैसा कहां से आ रहा है? उसका पैसा आ रहा है विदेशी निवेश से, उसका पैसा आ रहा है जो आप एसेट मोनेटाइज कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों के पास जो बेकार पड़ा हुआ है उसको आप निजी कंपनियों का उनका पैसा उसमें ला रहे हैं। उसी तरह से सरकारी कंपनियों का विनिवेश करके वो पैसा आप ला रहे हैं। अगर आप ये सब खर्चा कर पा रहे हैं और मुझ पर बोझ नहीं पड़ पा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? नहीं देखिए कहाँ रूबिका जी, इन्होंने टारगेट रखा था 2.1 लाख करोड़ रुपए का पिछले बजट में, कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया बताइए आप? 30,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो आप डिसइन्वेस्टमेंट के परिस्थिति है, अगेंस्ट तो नहीं है ना? जैसा अधीर रंजन कह रहे थे इंडिया फॉर सेल लग रहा है आज का बजट, राहुल तो आप जी क्लियर ने है भी ना? कहा है, राहुल जी ने भी कहा है इस बात को कि सरकार ने कमाया नहीं और बेचने पर आमादा है हिंदुस्तान की संपत्ति। मैं साफ कहना चाहता हूँ सुरक्षा की बात कमाया नहीं है, इसीलिए तो रूबिका जी भाई इसीलिए तो कमाई के लिए आपको अपना, वरना किसी को शौक थोड़ी है। नहीं, ये इशू एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जब दुश्मन हमारी 2020 में कौन सी देश के कौन सी सरकार ने कमाया बजट तक नहीं, डिफेंस बजट तक डिस्क्लोजर नहीं किया, आपने बोला तक नहीं वित्त मंत्री जी ने। शांतनु सिंह 20 सेकंड सर, चूंकि मैंने वादा किया उन्हें। शांतनु सिंह 20 सेकंड। हम एक ही बात बोलेंगे कि रियल सिनेरियो ये है, ये बजट डिमांड स्टिमुलेटिंग नहीं है, आदमी का पास पैसा नहीं है आदमी का हाथ में, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 93% एम्प्लॉयमेंट आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, उसका बारे में कोई मेंशन नहीं है बजट में। MSME का बारे में कोई मेंशन नहीं बजट में, बल्कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन पेट्रोल डीजल का भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, ऊपर से आप पेट्रोल डीजल में इतना सेस बढ़ा दिया, तो पेट्रोल का भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का जो है आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। ये भी तो क्लैरिटी है ना, आप कंफ्यूज मत कीजिए। जो पैसा बढ़ा है पेट्रोल और डीजल पर वो आम आदमी की जेब से नहीं जाने वाला है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, आपका भी। डॉक्टर सैद, मेरे पास वक्त नहीं है, आपका भी अभय जी, आपका भी प्रांजल, आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं कल सुबह 9 बजे से ई शिखर सम्मेलन की तैयारी है। आप हमारे साथ जुड़िएगा। सरकार के केंद्रीय मंत्री होंगे, विपक्ष के बड़े और कद्दावर नेता होंगे। इस बजट को लेकर क्या विचार है उनके, कितने अंक दे रहे हैं बजट को, और ये बजट देश को कहां ले जा रहा है, ये मंथन, ये चिंतन ई शिखर सम्मेलन में कल सुबह 9 बजे से लगातार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।